गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लास्ट चैप्टर में हमने हमारे सेवन टू सेवन्थ सेंचुरीज में कौन कौन से चेंजेस आए, कौन कौन से न्यू किंगडम्स इमर्ज हुए, इनके बारे में जाना। तो उसमें सबसे लास्ट में हमने चोला डायनेस्टिक्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद में जो डायनेस्टीज इमर्ज हुई वो थी द दिल्ली सल्तनत। ओके, सल्तनत डायनेस्टी यानी कि द अराइवल ऑफ द मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया। तभी अगर हम उस चैप्टर में हमने एक पोर्शन पढ़ा था इन्वेशन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, तो उसमें हमने महमूद अल गजनी पढ़ा था। उसके बाद में हमने मोहम्मद गौरी का इन्वेशन पढ़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने बैटल ऑफ तेरेन में उसको फर्स्ट बैटल तेरेन में हरा दिया था। उसके बाद में सेकेंड बैटल ऑफ तेरेन हुआ था, तब महमूद गजनी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, और वहीं से स्टार्ट होती है इंडिया में मुस्लिम डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआत। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत या फिर इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई। ओके, दिल्ली द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री. People have been continuously inhabiting Delhi since 6th century. However, it did not become a major city until the 12th century. आज दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। ओके, एंशियंट टाइम से ही दिल्ली वन ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर इंडिया रहा है। ओके, बट लेकिन 6th सेंचुरी तक दिल्ली वॉज नॉट वन ऑफ द मेजर सिटीज। ओके, सॉरी 6th एंड 12th सेंचुरी तक दिल्ली एक वन ऑफ द मोस्ट या फिर एक मेजर सिटीज में से नहीं था। ओके, आफ्टर द 12th सेंचुरी दिल्ली का इमर्जेंस हुआ। ओके, एज ए मेजर सिटीज। ओके, अब उसी दौरान अगर मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि पृथ्वीराज चौहान वाला टाइम जब बैटल ऑफ तैन हुआ था, इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान जो थे वो राजा थे दिल्ली के। ओके, सो द चौहान्स ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी द चौहान्स कंक्वर्ड द सिटी ऑफ द दिल्ली, defeating the Tomar Rajputs and transferred the city into an important center of commerce. अब चौहान्स were the one जिन्होंने तोमर राजपूत को हराया था और दिल्ली में अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया था, एज वेल एज उसको एज सेंटर बनाया था बिजनेस या ट्रेड के लिए। ओके, द वाइडली सर्कुलेटेड दिल्लीवाल कॉइन्स वर मिंटेड हियर, और उस समय जब दिल्लीवाल कॉइन जो बने थे वो इसी रीजन में सर्कुलेट हुए थे। ऑल्सो दिल्ली हैबिटेड बाय द जैन मर्चेंट्स हु वर मेजर पार्ट ऑफ द सिटीज कमर्शियल लाइफ, दे आल्सो कंस्ट्रक्टेड मेनी टेम्पल्स हियर। इसके साथ साथ दिल्ली में और कौन से मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स थे, जैन ट्रेडर्स, जो कि उस वहाँ पर कमर्शियल बिजनेस को संभाल रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए। अब आते हैं मेन हाउ दिस द मुस्लिम डायनेस्टी अराइव्ड। जब इन 1192 पृथ्वीराज चौहान was defeated in the second battle of Terain near Taneshwar in present day हरियाणा। 1192 में पृथ्वीराज चौहान जब सेकेंड बैटल टेरेन हुआ तब वो हार गया। आज के मॉडर्न टाइम में उस जगह का नाम है हरियाणा, और एंशियंट टाइम में उसका नाम था थानेश्वर। जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, उसकी डिफीट हो गई, तब दिल्ली पहली बार ऐसा हिस्ट्री में आया था जब कोई मुस्लिम रूलर दिल्ली पर रूल कर रहा था। ओके, जो कि मोहम्मद गौरी ऑब्वियसली था। मोहम्मद गौरी राजा बने थे उस समय। एंड इन 1206 है ना, 1206 में मोहम्मद गौरी अपॉइंटेड वन ऑफ हिज जनरल, जिसके वन ऑफ द जो उसके सिपाही या फिर सबसे वफादार सिपाही जो थे, उनको उन्होंने अपॉइंट कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक एज द गवर्नर ऑफ दिल्ली। मतलब कि उन्होंने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनाकर वो वापस अफगानिस्तान चले गए। ओके, एंड दैट लेड द फाउंडेशन फॉर द दिल्ली सल्तनत एंड ट्रांसफर्ड दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट वाज कंट्रोल्ड ए वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इसी वजह से या फिर इस तरीके से दिल्ली पर पहली बार दिल्ली सल्तनत जो साम्राज्य था वो स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ दिल्ली एक कैपिटल सिटी के तौर पर जानी गई, जो कि पूरे इंडिया के लार्ज पोर्शन थे उसको कंट्रोल कर रही थी। ओके,
The cities were surrounded by the river Yamuna on the one side and the Aravalli hills on the other, thus forming a triangle that provided a natural safeguard to the forts of the sultans. अब दिल्ली जगह जो थी, जो दिल्ली जो जहाँ सिचुएटेड है, वो बहुत ही एक तरीके से आप ये बोल सकते हो एक इसको हम जियोग्राफिकली सिग्निफाइड थी, इसका बहुत इंपॉर्टेंस था, बिकॉज एक तरफ वो रिवर यमुना बहती है ना, दिल्ली से रिवर यमुना बह कर जाती है, उसके अंदर साइड में अरावली हिल्स हैं, ओके, इन द सदर्न साइड, इन द साउथ वेस्टर्न साइड अरावली हिल्स हैं, जो कि एज एन सेफ गार्डिंग प्रोवाइड करते हैं, एज ए गार्ड प्रोवाइड करते हैं, ओके, क्योंकि पहाड़ होते हैं, पहाड़ी से आप हमला किसी पे बहुत आसानी से कर सकते हो, और कोई अदर रीजन्स का पर्सन आपकी तरफ हमला करने उसको परेशानी, उसको पहाड़ी इलाका पूरा पार करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड रिवर यमुना को क्रॉस करना इतना आसान नहीं था इन द एंशिएंट टाइम, सो इन्वेशंस काफ़ी, मतलब दिल्ली वॉज एन प्रोटेक्टेड प्लेस इन टर्म्स ऑफ, अगर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखिए तो, ओके। सो अगर हम मैप को देखें तो एक क्वेश्चन हमेशा बच्चों को मन में रहता है कि हमेशा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से ही हमला क्यों किया जाता है, ओके। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा और ऑब्वियस सा रीज़न है कि ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन है, ओके। यहाँ से रास्ता बहुत आसान है इंडिया में एंटर करने का, और भी अदर पार्ट्स में हम देखिए, ये वाला पार्ट है नॉर्दर्न पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय से घिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एज ए नेचुरल बाउंड्री एक्ट करता है, तो कोई भी अदर कंट्री यहाँ से इन्वेड नहीं कर सकती इंडिया में, ना ही यहाँ से, केवल एक पोर्शन ये वाला बचता है, तो ये वाला पोर्शन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ से भी नहीं कर सकते क्योंकि समुद्र का रास्ता है, पानी का रास्ता, तो किसी सेना को आने में परेशानी हो जाएगी। तब इतनी नेवल आर्मीज नहीं थी, सिर्फ चोलास एक ऐसे किंगडम था जहाँ पर नेवल आर्मी, जिससे पहले नेवल आर्मी किसी के पास नहीं थी। सो दैट इज़ वाई जो क्लेवरीज होते हैं, जो कि ऐसे सिपाही होते हैं जो कि फुट पे या घोड़े पे चलते, तो उनके लिए ये वाला पोर्शन बहुत आसान था यहाँ से इंडिया में एंटर होने का। तो इसलिए आप जितनी भी हिस्ट्री आप आगे पढ़ोगे तो उसमें शायद जितने भी इन्वेशंस हुए सब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की तरफ से ही हुए हैं, ओके। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के। अब बिटवीन 1206 एंड 1526 दिल्ली वाज रूल्ड बाय द सेवरल मुस्लिम रूलर्स, दे ऑल प्रेफर्ड द टाइटल सुल्तान, ओके। अब जो मुस्लिम रूलर्स थे तो वो जो अपने साथ राजा महाराजा ये वाला टाइटल नहीं लगवाते थे, ये लगवाते थे सुल्तान वाला टाइटल, ओके। देयरफॉर द किंगडम मोस्टली बेस्ड इन दिल्ली केम टू बी नोन एज दिल्ली सल्तनत, और इसी वजह से आसपास के जितने भी एरियाज थे इंक्लूडिंग दिल्ली, उसके आसपास के किंगडम्स को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। द रेन ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड विद द स्लेव डायनेस्टी फॉलोड बाय द खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। ये प्रोमिनेंट या फिर इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया, मतलब दिल्ली सल्तनत का इन पे चेंजेस आते हैं। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी विच इज नोन एज कुतुबुद्दीन ऐबक वाली जो डायनेस्टी थी वो स्लेव डायनेस्टी थी, ओके। जो जनरल थे, उनके जो कमांडर थे, जो मैंने आपको बताया था मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इनिशियली गुलाम थे, पर लेकिन उनकी ईमानदारी को देखते हुए उन्होंने अपना जनरल बनाया, और उसी की वजह से उन्हें जो पूरी दिल्ली थी वो उनके अंडर में, उनको जैसे जनरल गवर्नर जनरल बना के वो मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान लौट गए थे, ओके। सो जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट डायनेस्टी सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद थी खलजी, फिर आती तुगलक, फिर सईद एंड लोधी डायनेस्टी, ओके। सबसे लास्ट दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। उसके बाद जो डायनेस्टी स्टार्ट होगी वो मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होगी, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ लोधी डायनेस्टीज तक पढ़ना है। अब पहली दिल्ली सल्तनत के फाउंडर या फिर स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर हिज डेथ his son-in-law Shamsuddin Iltutmish took over the throne. Before his death, Iltutmish passed on the throne to his daughter Razia. Since she proved herself to be better than her brothers, she was the only woman who ruled over Delhi. Slave dynasty start हुई तो इनिशियली कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ के राजा बने, उसके बाद उनके सन-इन-लॉ के जमाई जो कि इल्तुतमिश थे वो राजा बने। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश जो राजगद्दी थी वो रज़िया सुल्तान के पास गई थी, बिकॉज रज़िया सुल्तान ने अपने को ऐसा प्रूव किया था कि वो अपने भाइयों से भी अच्छी एक शासक बन सकती है। इसी वजह से रज़िया सुल्तान को दिल्ली की जो राजगद्दी थी वो मिली थी, वो वहाँ की क्वीन बनी थी।
एज वेल एज वो एक लौती ऐसी रानी है जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया। रजिया सुल्तान एक लौती ऐसी रानी है जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया है। ओके, फिर उसके बाद द फोर्थ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज गियासउद्दीन बाबर, who ruled the kingdom from 1266 to 1287. बाबर was the chief advisor to Razia's brother. अब इसके बाद जो फोर्थ पर्सन जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे रूल किया था वो थे गियासउद्दीन बाबर, जो जिन्होंने 1266 से 1287 तक रूल किया था। बाबर जो थे, जो रजिया के ब्रदर्स थे, उनके आर्मी के चीफ थे। ओके, ही वॉज द लास्ट ऑफ द स्लेव रूलर्स, और साथ ही साथ वो आखिरी शासक थे स्लेव डायनेस्टी के। ओके, आफ्टर हिज डेथ दिल्ली केम टू द कंट्रोल ऑफ द खलजी डायनेस्टी, और उनकी डेथ के बाद उस पर किसने रूल किया? द खलजी डायनेस्टी। द फर्स्ट रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन खलजी। जो पहले रूलर थे खलजी डायनेस्टी के वो थे जलालुद्दीन खलजी। ही वाज सक्सीडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। इनके बाद इस डायनेस्टी को किसने रूल किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। वो एक बहुत एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने काफ़ी सारे रूलर्स को सक्सेस होने में मदद करी। काफ़ी सारे लोगों के इंस्पिरेशन थे उस समय। In 1316 the death of Alauddin Khilji brought an end to the Khalji dynasty as well. और जब 1316 में डेथ हुई अलाउद्दीन खिलजी की, उनकी डेथ के बाद खलजी डायनेस्टी भी खत्म हो गई। ओके, एंड आ गया। ओके, फिर आती है द तुगलक डायनेस्टी, जो कि इस्टेब्लिश हुई थी इन द अर्लियर 13th सेंचुरी, और इसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक। ही रूल्ड ओवर दिल्ली अंटिल 1324 CE। उन्होंने 1324 CE तक रूल किया था, और उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया था। इन 1351 CE, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक टुक ओवर द थ्रोन। द तुगलक डायनेस्टी बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह। आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बेटे फिरोज शाह तुगलक ने रूल किया दिल्ली को, बट आफ्टर द डेथ ऑफ फिरोज शाह तुगलक दिल्ली जो तुगलक डायनेस्टी वो वापस कमजोर पड़ गई। ओके, फिर इन 1398 तैमूर केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इसी दौरान 1398 में तैमूर इंडिया आया। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। तैमूर बेसिकली मंगोलिया या फिर मंगोलिया पार्ट से आया, सेंट्रल एशिया उसी पोर्शन को बोलते हैं, वहाँ से बिलोंग करते, वो आए थे, और उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, और जितना भी खजाना था इंडिया का वो लूट कर वो वापस मतलब उन्होंने लूटने के इरादे से उन्होंने इंडिया पे या फिर दिल्ली पर अटैक किया था। ही अपॉइंटेड शीर खान एज द गवर्नर एंड मुल्तान एंड सिंध बिफोर लिविंग इंडिया। और यहाँ पर उन्होंने कुछ समय तक रूल किया, बट लेकिन जब वो वापस अपने कंट्री में गए, अपने सेंट्रल एशिया मंगोल साइड वापस जब गए, तब वो यहाँ पर अपने शीर खान नाम के एक पर्सन थे, उनको यहाँ पर गवर्नर बना के चले गए थे। लेटर शीर खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, और यहीं से शीर खान ने एक नई डायनेस्टी बनाई विच इज नोन एज सैयद डायनेस्टी, विच रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम 1414 टू 1451। और सैयद डायनेस्टी ने 1414 से 1451 तक रूल किया। आफ्टर शीर खान डेथ इन 1421 द रूल ऑफ द सैयद डायनेस्टी was taken over by मुबारक शाह। और जब शेर खान की डेथ हो गई तो उसके बाद दिल्ली का राजा कौन बना? मुबारक शाह। ओके, आफ्टर डेथ ऑफ मुबारक शाह द डायनेस्टी डिड नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग। और जैसे ही मुबारक शाह की डेथ हुई उसके बाद से दिल्ली सल्तनत ज़्यादा दिन तक या फिर दिल्ली सल्तनत ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाई। फिर लेटर 1451 में लोधी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, जो कि सबसे आखिरी डायनेस्टी मानी जाती है दिल्ली सल्तनत की। ओके, इसके जो इस्टेब्लिश जिसने की थी उनका नाम था बहलूल लोधी, who was an Afghan noble. He expanded his empire by invading the neighboring states. After his son Sikandar Lodi took over the throne and shifted his capital to Agra, Sikandar Lodi was succeeded by Ibrahim Lodi in 1570. अब हुआ क्या, जब बहलूल लोधी was the founder of this लोधी डायनेस्टी, वो एक अफ़गान के नॉबल्स थे। अफ़गान में एक ग्रुप होता था जहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स साथ में मिलके इन जो अदर पार्ट्स जो इनका साम्राज्य फैला था वहाँ पर डिसीजन लेते थे और वहाँ पे जो भी राजा होता था उसको चुनते थे। तो ही वॉज वन ऑफ दैट नोबल्स जो कि अफ़गानिस्तान के थे। वो इन्होंने यहाँ पे आके वो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के राजा बने। ओके, उनकी डेथ के बाद सिकंदर लोधी ने
चार्ज लिया किंगडम का। उनके बाद सिकंदर लोदी के बाद सिकंदर लोदी ने क्या करा, उन्होंने अपना जो कैपिटल था दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लिया। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी के डेथ के बाद जो उनके बेटे थे इब्राहिम लोदी, वो उन्होंने दिल्ली सल्तनत की भागदौड़ संभाली। ही कुड नॉट गेन सपोर्ट फ्रॉम द अफगान नोबल्स हु वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ फॉर पावर। बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब इब्राहिम लोदी राजा बना तब अफगान नोबल्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया और अफगान नोबल्स आपस में लड़ने लगे इधर इंडिया में रूल करने के लिए। ओके, द नोबल वांटेड टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोदी। ओके, और इसी वजह से वो लोग चाह रहे थे नोबल्स कि इब्राहिम लोदी को वहाँ की राजगद्दी से हटा दिया जाए। फाइनली दौलत खान लोदी, हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अंकल ऑफ इब्राहिम, इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। और इसी दौरान फिर क्या हुआ दिल्ली सल्तनत में कि इब्राहिम लोदी वाज द लास्ट रूलर। तो जब ये कमज़ोर पड़ गया, जो उसको अफगान नोबल्स जो कि दिल्ली सल्तनत को इनडायरेक्टली चला रहे थे, जब उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और वो चाह रहे थे कि इब्राहिम लोदी को वहाँ से हटा दिया जाए, तब इब्राहिम लोदी ने उसके अंकल दौलत खान से हेल्प ली और दौलत खान ने ये आइडिया दिया इब्राहिम लोदी को कि आप बाबर को इन्वाइट करो कि वो इंडिया पर अटैक करे। ओके, बाबर, मैं फिर से बता दूँ, बाबर वॉज द फाउंडर या वॉज फ्रॉम द मुगल डायनेस्टी। उनके इंडिया में आने के बाद उन्होंने जब इंडिया में इन्वेड किया तब इंडिया में मुगल डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया। वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट किंगडम बोला जा सकता है या डायनेस्टीज बोला जा सकता है जिन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इंडिया पे रूल किया था। तो एक तरीके से इब्राहिम लोदी का इनवाइट करना बाबर को वन ऑफ द मोस्ट टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन हिस्ट्री में। हालांकि उनका इब्राहिम लोदी का ये मानना था कि बाबर उनकी हेल्प करते, बट हुआ कुछ उल्टा ही। बाबर ने इंडिया पे अटैक करा और साथ ही साथ इब्राहिम लोदी पर भी अटैक करा। एज ए रिजल्ट बाबर ने यहाँ पर जंग जीती और वो पूरे इंडिया पर धीरे धीरे अपना मुगल साम्राज्य बढ़ाते गए। यहाँ आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।